हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल जेआरएफ प्रेप एकेडमी। जेआरएफ प्रेप एकेडमी पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी एजुकेशन पेपर टू मेंटोर नेहा गोयल, और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि पेपर 1 से रिलेटेड कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो कि 2025 में पूछे गए हैं। जून 2025 में जो पेपर हुआ था उसके अंदर आपसे ये टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हम इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे और एक्सप्लेनेशन भी रहेगी। तो सेशन में अंत तक जुड़े रहिएगा और सेशन को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, सेशन को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरा नाम है नेहा गोयल और 2 बार मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। 2023 में मैंने पहले क्वालिफाई किया है और फिर 2024 में फिर से मैंने जेआरएफ क्वालिफाई करा है। बिकॉज मेरा पीएचडी एडमिशन नहीं हो पाया था, तो मुझे लगा कि समय जो है व्यर्थ ना करते हुए मुझे एक बार फिर से अपना जो जेआरएफ है दोबारा से क्वालिफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी जो है मैं किसी और भी कोर्स से जुड़ी हुई थी और वो कोर्स मेरा अभी लगभग 2 साल का रहता था। सो दैट्स वाई मैंने दोबारा फिर से जेआरएफ क्वालिफाई करा है। अब फिलहाल मैं अपनी पीएचडी परस्यू कर रही हूँ, पीएचडी एजुकेशन में कर रही हूँ मैं। ठीक है, मेरी क्वालिफिकेशन है एमए है मेरी, बीएड कर रखी है मैंने और नेट क्वालिफाइड हूँ। फिर साथ में मैं आपके साथ जो है 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई कर चुकी हूँ। 3 साल का एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग का। तो चलिए, फिर ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। चलिए, तो अभी आगे हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। द टर्म एंड्रोगॉगी रेफर्स टू। एंड्रोगॉजी शब्द से क्या तात्पर्य है? चलिए, फटाफट से एक क्वेश्चन का गैस वर्क लगाएंगे कि क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चाइल्डहुड लर्निंग थ्योरी कहते हैं इसको, एडोलसेंट लर्निंग थ्योरी कहते हैं, एडल्ट लर्निंग थ्योरी कहते हैं, या फिर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग थ्योरी कहते हैं इसको। क्या तात्पर्य होता है एंड्रोगॉजी शब्द से? तो चाइल्डहुड लर्निंग थ्योरी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एडोलसेंस लर्निंग थ्योरी नहीं होगा, क्योंकि किशोरावस्था अधिगम सिद्धांत इसको नहीं कहा जाता है। एंड्रोगॉजी शब्द है, तो एंड्रोगॉजी हमारा जो शब्द होता है वो प्रौढ़ अधिगम सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एडल्ट लर्निंग थ्योरी शब्द से ये जो थ्योरी है, इसको एंड्रोगॉजी को एडल्ट लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, एडल्ट लर्निंग थ्योरी इसको कहा जाता है। तो प्रौढ़ अधिगम सिद्धांत इसको कहा जाता है। एंड्रोगॉजी विशेष रूप से आपके वयस्कों को सिखाने के लिए मदद करने की कला होती है। वयस्क क्या होते हैं? वैसे तो अभी सभी लोगों की कहते हैं ना, सीखने की कोई एज नहीं होती, लेकिन जो वयस्क होते हैं वो लगभग ऐसा होता है कि 15 से 18 वर्ष से लेकर के 35 ईयर्स तक के लोगों को जो है एडल्ट कहा जाता है। ठीक है, एडल्ट कहा जाता है। तो वही एज ग्रुप के जो विद्यार्थी हैं या फिर लर्नर्स हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आते हैं। तो अक्सर शिक्षा शास्त्र के विपरीत इस वर्ड का यूज होता है। शिक्षा शास्त्र क्या होता है? पैडागोजी। ठीक है, पैडागोजी जो वर्ड है उसके विपरीत इस शब्द का यूज होता है। पैडागोजी फॉर चाइल्ड लर्न, या फिर चाइल्ड को लेड करते हैं हम उसमें। और यहाँ पर एडल्ट लर्निंग थ्योरी यानी कि प्रौढ़ अधिगम सिद्धांत का किसको कहा जाता है? एंड्रोगॉजी को कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। उससे पहले देख लेते हैं, चाइल्डहुड लर्निंग थ्योरी इज कॉल्ड पेडागोजी। पेडागोजी इसको कहा जाता है क्योंकि हमारा जो लर्नर होता है, हमारा जो बच्चा होता है, उसको पेडा कहा जाता है। पेडा मीन्स होता है बच्चा। ठीक है, एडोलसेंट लर्निंग क्या होता है? while shares some traits with adult learning, it is generally grouped under pedagogy specific development theory। यानी कि यहाँ पर आपका वयस्क शिक्षा के साथ कुछ यहाँ पर लक्षण साझा होते हैं, लेकिन आमतौर पर शिक्षा शास्त्र या विकासात्मक आपके सिद्धांतों के साथ इसको समूहीकृत किया जाता है। ठीक है, चलिए, स्वनिर्देशित शिक्षा जो होती है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो होती है, वो विशेष रूप से आपके एंड्रोगॉजी जो आपका कंपोनेंट होता है उसके साथ में रिलेटेड होती है। ठीक है, एंड्रोगॉजी इज द ब्रॉडर टर्म फॉर द ओवरऑल थ्योरी ऑफ एडल्ट एजुकेशन, इसलिए यहाँ पर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग शब्द ना होकर के आपका एंड्रोगॉजी वर्ड जो है राइट माना गया है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटिव लर्निंग मैप। इंटीग्रेटिव लर्निंग मैप का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? इंटीग्रेटिव लर्निंग मैप के मूल सिद्धांत क्या है? assessment, examination, faculty development, assessment and civic engagement, curriculum development and assessment faculty, और curriculum development, bridging program and assessment। क्या आंसर यहाँ पर सही होगा? एक फटाफट से गैस वर्क लगाएंगे और अपने मन में जो है इस क्वेश्चन का आंसर सोचेंगे। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, है ना? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो
करिकुलम डेवलपमेंट है, फैकल्टी डेवलपमेंट है और असेसमेंट है। ठीक है, असेसमेंट है, फैकल्टी असेसमेंट कह लीजिए या फिर असेसमेंट आप कह लीजिए। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटिव लर्निंग मैप इंक्लूड करता है किस किस को, करिकुलम डेवलपमेंट को यानी कि हमारी पाठ्यचर्या विकास को, संकाय विकास को यानी कि हमारी फैकल्टी है ना, फैकल्टी क्या होते हैं, हमारे जो शिक्षक होते हैं जो पढ़ाते हैं, तो हमारे फैकल्टी के डेवलपमेंट को और असेसमेंट को यहाँ पर शामिल किया गया है इंटीग्रेटिव लर्निंग मैप के अंदर। ये सिद्धांत मुख्य रूप से एक समन्वित शिक्षा व्यवस्था को विकसित करने में हेल्प करते हैं। तो आप सभी जानते होंगे हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो टीचिंग स्टाइल है या फिर हमारी जो फैकल्टीज होती हैं और जो असेसमेंट है वो मतलब एक इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेटेड। ठीक है, और बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, जो कि हमारे स्टूडेंट्स की लर्निंग को एनहेंस करते हैं या लर्निंग और उसके उनके जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे जो विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव होते हैं, उनको हमेशा इम्प्रूव करने की बात यहाँ पर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द टीचर इज टीचिंग इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, इट कैन बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। टीचर जो है पढ़ा रहा है एक क्लासरूम में, एक शिक्षक जो है, एक शिक्षक छात्र की कक्षा में पढ़ा रहा है, एक कक्षा में पढ़ा रहा है। यह सबसे अच्छा उदाहरण किसका हो सकता है? आमने सामने संचार का, जन संचार का, अंतर सांस्कृतिक संचार का या फिर समूह संचार? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? आमने सामने संचार, जन संचार, अंतर सांस्कृतिक संचार या फिर समूह संचार? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो रिलेटेड था हमारा कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पर क्लासरूम का जिक्र हुआ है तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया गया था। ठीक है, तो हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी ग्रुप कम्युनिकेशन होगा। ओके ओके ओके, ग्रुप कम्युनिकेशन होगा। वैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्यों होगा? एक तो मतलब वैसे तो हमारा जो आंसर है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि हम बिल्कुल क्लासरूम में सामने बैठ करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रुप कम्युनिकेशन ये भी दिया हुआ है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन और हमारा जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, उनमें से हमें अगर सबसे बेस्ट आंसर को ढूंढना है तो वो हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन होगा। ग्रुप कम्युनिकेशन इसलिए होगा क्योंकि हमारी जो बातचीत हो रही है वहां पर लाइव हम बातचीत कर रहे हैं, बच्चों के जो है डाउट्स भी ले रहे हैं। ठीक है, तो डाउट्स भी ले रहे हैं बच्चे को, और बच्चों का एक ग्रुप है। ठीक है, बच्चों का एक ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन सही आंसर होगा। व्हेन अ टीचर टीचर्स अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, द कम्युनिकेशन टेक प्लेस विद द ग्रुप है ना, रादर देन द सिंगल इंडिविजुअल। तो हम यहाँ पर सिंगल इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रुप कम्युनिकेशन यहाँ पर इसीलिए सही आंसर होगा। और मैं आप सबको बता दूं कि ग्रुप कम्युनिकेशन यहाँ पर आंसर होगा, लेकिन अगर ग्रुप कम्युनिकेशन अगर ऑप्शंस में ग्रुप कम्युनिकेशन ना होता तो यहाँ पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन आपका सही आंसर होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इज द असेसमेंट विच मे ऑल्सो बी सीन एज इनफॉर्मल। यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है डैश इज, कौन सा मतलब डैश मूल्यांकन जिसे अनौपचारिक के रूप में भी देखा जा सकता है। अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल, इनफॉर्मल की यहाँ पर बात हुई है, तो क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? समेटिव असेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, समेटिव असेसमेंट क्या होता है हमारा? समेटिव असेसमेंट हमारा क्या होता है? हम देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीख लिया है, लास्ट में हम इसका वैल्यू जजमेंट करते हैं बच्चे ने कितना सीखा है, तो ये हमारा इनफॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, इनफॉर्मल नहीं हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर बी ऑप्शन की बात करते हैं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यही इनफॉर्मल तरीके से होता रहता है हमारा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। बल्कि हमारी जो एनईपी 2020 है उसने अनौपचारिक हमारा जो मूल्यांकन है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात कही है। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात वहां पर हुई है, और कहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चों की जो है क्लासरूम में होती रहनी चाहिए, जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो पेपर से घबराएंगे नहीं, एग्जाम से घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पर इनफॉर्मल तरीके से की जाती है, क्योंकि इसका उद्देश्य ये होता है कि हम बच्चे की लर्निंग को जांच सकें। तो हमारी इनफॉर्मल तरीके से जब फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, इसमें टीचर का ऑब्जर्वेशन आता है,
हम बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बच्चे का टेस्ट ले सकते हैं, हम बच्चे का ओरल टेस्ट ले सकते हैं, हम बच्चे का रिटन टेस्ट ले सकते हैं। तो हर तरह का टेस्ट यहाँ पर लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बच्चे का जो है फाइनल जजमेंट नहीं देते हैं कि उसके बेस पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे ने मतलब यहाँ पर सीखा है तो हम उसको फेल करते हैं, नहीं। ये अनौपचारिक तरीके का होता है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ये अनौपचारिक तरीके से होता है। और अनौपचारिक क्या होता है? इनफॉर्मल होता है, ठीक है? जिसका मतलब, ठीक है, हमारा ये वैल्यू तो रखता है, लेकिन उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है, जिसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, ठीक है? समेटिव असेसमेंट जिसको कहते हैं वो हमारा फॉर्मल तरीके से होता है। इनफॉर्मल हमारा ऑब्जर्वेशन असेसमेंट भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर करेक्ट होगा और ऑप्शन बी भी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन असेसमेंट जब कर रहे होते हैं तो वो भी हमारी इनफॉर्मल होती है। तो ऑप्शन बी एंड डी दोनों ही यहाँ पर सही होंगे। लेकिन अगर फॉर्मल तरीके से माना जाए तो हमारी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंडर ही आता है हमारा ऑब्जर्वेशन असेसमेंट। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है चैलेंज हुआ था, या फिर आप कहेंगे ड्रॉप हुआ था। तो ड्रॉप के अंदर जो है बी ऑप्शन को भी सही माना गया था और डी ऑप्शन को भी सही माना गया था। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन के आंसर पे, है ना? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है? फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ऑफन कंसिडर्ड एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ असेसमेंट बिकॉज इट कंडक्ट्स कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना? ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो हमारा ड्यूरिंग जो है कीवर्ड है, ठीक है? कंडक्ट होता है ये ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है? और ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स टीचर्स मॉनिटर, है ना? मॉनिटर भी यहाँ पर कीवर्ड है, इनको नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए होता है और प्रोवाइड करता है फीडबैक, ये भी इसका कीवर्ड है, ये भी इसका कीवर्ड है। फीडबैक, ये फीडबैक देता रहता है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं लर्निंग में। तो मतलब हमारे टीचर को भी फीडबैक देता है और हमारे लर्नर को भी फीडबैक यहाँ पर मिलता है, ठीक है? तो बिफोर द फाइनल इवेल्युएशन टेक प्लेस, तो हमारा जो असेसमेंट होता है, जो असेसमेंट होता है, जो फाइनल इवेल्युएशन होती है, उससे पहले ही हमारा ये असेसमेंट किया जाता है, ठीक है? और इसमें हमारा क्या क्या होता है देखिएगा, इसमें क्लासरूम डिस्कशंस होते हैं, क्विजेस हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, ठीक है? ऑब्जर्वेशन इसलिए यहाँ पर सही आंसर मतलब एक तरह से बना था, ठीक है? ऑब्जर्वेशन हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही हिस्सा होता है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ेंगे, है ना? नेक्स्ट पर बढ़ जाएंगे, विच व्हेन अ टीचर यूज लेक्चर मेथड, देन हमारा जो टीचर है वो लेक्चर मेथड का यूज कर रहा है, तो इट प्रोवाइड न्यू इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल ठीक है ना? हमारे स्टूडेंट्स को जो है नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके थ्रू, बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड ओरिजिनल रिसर्च टू द स्टूडेंट्स विच आर जनरली नॉट फाउंड इन द टेक्स्ट बुक, बिल्कुल सही है भाई। जो ज्ञान हमें टेक्स्ट बुक भी नहीं दे सकती है, ठीक है? जो ज्ञान हमें टेक्स्ट बुक्स भी नहीं दे सकती हैं, जितना कुछ बुक्स में नहीं लिखा होता, उससे कहीं ज्यादा हमारे शिक्षक थ्रू लेक्चर मेथड हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो लेक्चर मेथड उतना भी बुरा नहीं है जितना इसको क्रिटिसाइज किया गया है। इट कैन ड्रामेटाइज इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड शेयर पर्सनल इंसाइट, हमारा जो टीचर होता है वो अपनी पर्सनल इंसाइट का यूज करता है और ड्रामेटाइज कर सकता है कॉन्सेप्ट को हमें किसी भी तरीके से हमें सिखाने का प्रयास करता है। तो नाटकीय रूप में प्रस्तुतिकरण हमारा जो शिक्षक है वो करता है, ठीक है? इट इज लेस इफेक्टिव मेथड, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये लेस इफेक्टिव है, क्योंकि ऊपर दो तीन इसकी तारीफें जो लिखी गई है ना, वो सफिशिएंट है इस ये चीज को बताने के लिए कि हमारा जो लेक्चर मेथड है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लेक्चर मेथड की थोड़ी तारीफों की बात करेंगे, तो इस इट इज लेस इफेक्टिव मेथड, तो ये नहीं कहेंगे। प्रॉम्प्टिंग थॉट एंड चेंजिंग स्टूडेंट्स एटीट्यूड, तो नहीं भाई, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, ठीक है? लेस इफेक्टिव नहीं होता, मोर इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब एक टीचर जो होता है ना लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाता है, तो काफी सारी चीजें होती हैं, काफी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को प्रभावित करते हैं। इट डील्स विद क्रिटिकल एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो हाँ ये नहीं होता है, ठीक है? क्रिटिकल एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग किसमें होता है? जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है? हम बच्चों का पार्टिसिपेशन चाहते हैं, तो हमारा ई ऑप्शन और डी ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा, ए बी एंड सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ए बी एंड सी ऑप्शन। यहाँ पर छात्रों को नई जानकारी प्रदान करना बिल्कुल ठीक है, यह छात्रों को मूल शोध प्रदान करता है जो आमतौर पर हमारी पाठ्य पुस्तकों में नहीं पाई जाती, वो बातें भी बताता है टीचर जो हमारे पुस्तकों में बहुत ही फॉर्मल तरीके से लिखी होती है। लेकिन जब हमें शिक्षक पढ़ाना शुरू करता है तो वो हमें इस तरीके से पढ़ाता है
कि हमें सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो पुस्तकों में लिखी हुई बातें नहीं, जब हमें एक्सप्लेन करके हमारे शिक्षक सिखाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण अवधारणा को ये नाटकीय बना सकता है, क्योंकि हमारे टीचर का तरीका कुछ भी हो सकता है सिखाने का, जो कि हमारी व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि, आप समझ सकते हैं, व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि का मतलब है हमारी पर्सनल इंसाइट को साझा करने हैं। तो ठीक है, ए बी एंड सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मैं वैसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है भी नहीं। रीअरेंज द सीक्वेंस टू राइट अ लेसन प्लान। लेसन प्लान बनाने के लिए आपको एक स्टेप्स बनाना है, यानी कि आपको रीअरेंज करना है सीक्वेंस टू राइट अ लेसन प्लान। जब आप लेसन प्लान बना रहे होते हैं, पाठ योजना बना रहे होते हैं, तो यहाँ पर क्या हमारा सही आंसर होने वाला है। लेसन ओपनिंग है, प्री प्लानिंग है, लेसन लेआउट बनाना है, क्लोजर द लेसन और एक्सटेंडेड प्रैक्टिस। एक्सटेंडेड प्रैक्टिस, क्लोजर द लेसन, ठीक है, लेसन लेआउट, प्री प्लानिंग और लेसन ओपनिंग। चलिए, तो हम सबसे पहले किसको रखते हैं? अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो सबसे पहला ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग सबसे पहले आएगा। ठीक है, कहां पर है प्री प्लानिंग सबसे पहले? लो भाई, पहला ऑप्शन देखते हैं, हमारा सही आंसर आ गया है, लेकिन हम देखेंगे, चेक करेंगे। लेसन ओपनिंग है सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर है हम लेसन की लेआउट बनाते हैं। ठीक है, हमारी प्री प्लानिंग क्या होती है? जब हम किसी पार्ट को पढ़ाना चाहते हैं तो हम उसमें एनालिसिस करते हैं कि भाई हमें क्या पढ़ाना है, किस क्लास के बच्चों को हमें पढ़ाना है। तो प्री प्लानिंग जब की जाती है, प्री प्लान करने के बाद में हम लेसन की ओपनिंग करते हैं कि हमें क्या लेसन पढ़ाना है, कौन सा लेसन हमें पढ़ाना है। तो हमने लेसन को ओपन कर लिया है, लेसन की फिर हमने लेआउट बना ली है, लेआउट बना ली। ठीक है, लेआउट बनाने के लिए हमने फिर उसके बाद में क्या किया है? एक्सटेंडेड प्रैक्टिस, यानी कि हमने बच्चों को जो है पढ़ाया है जाकर के क्लासरूम में, मतलब हमें जो है क्लासरूम में पढ़ाना है जाकर के, और फिर हम क्लोजर द लेसन, हम लेसन को जो है क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर आपका हिंदी में भी दिया हुआ है, तो पहले पूर्व योजना बनाते हैं सबसे पहले, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, घ। पूर्व योजना बनाते हैं, उसके बाद पाठ खोलना। ठीक है, फिर आपकी पाठ की लेआउट बनाना है, फिर पाठ का विस्तारित अभ्यास करना है क्लासरूम में जाकर के, और फिर पाठ का समापन कर देना है। ठीक है, चलिए, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा आंसर होता है इसका, हमेशा से यही आंसर होता आया है। ठीक है, चलिए, द रोल ऑफ टीचर इन द सिमुलेशन मॉडल इज दैट ऑफ। सिमुलेशन मॉडल में एक शिक्षक की भूमिका किसकी है? एक्सप्लेनिंग, डिजाइनिंग, डिस्क्राइबिंग और क्लोजिंग, चूजिंग एक्टिविटी। अ रोल ऑफ टीचर इन द सिमुलेशन मॉडल। सिमुलेशन मॉडल जो होता है उसमें हमारे शिक्षक की क्या भूमिका होती है? क्या भूमिका होती है? एक्सप्लेनिंग, है ना, एक्सप्लेनिंग और डिस्क्राइबिंग। चलिए फटाफट से सोचिएगा, डिस्क्राइब करता है या एक्सप्लेन करता है हमारा जो शिक्षक होता है? चलिए फटाफट से सोचेंगे क्या आंसर होगा यहाँ पर? एक्सप्लेन करता है ना, समझाते हैं, ना कि वर्णन करते हैं। ठीक है, समझाने में और वर्णन करने में आप मुझे आंसर देंगे कि एक्सप्लेनिंग क्या होता है और डिस्क्राइबिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन मतलब हमारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, आप ये मत सोचिएगा कि अभी क्लास एंड हो रही है, लेकिन एक्सप्लेन करने में और डिस्क्राइब करने में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे होमवर्क में देंगे। यहाँ पर जो एक्सप्लेनिंग है और डिस्क्राइबिंग है, काफी लोग इसको जो है एक ही मानते होंगे, लगभग लगभग एक अर्थ होता होगा, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो आप मुझे होमवर्क में इसका आंसर देंगे, जो भी स्टूडेंट्स क्लास देखेंगे, जो भी लर्नर्स क्लास देखेंगे, वो मुझे एक्सप्लेनिंग को एक्सप्लेन करेंगे और डिस्क्राइबिंग को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आप मुझे होमवर्क में, यानी कि आपके जो कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, ताकि आप डिस्क्राइबिंग को भी देख पाए कि वर्णन करना क्या होता है, और एक्सप्लेनिंग यानी कि समझाना क्या होता है। चलिए, इन सिमुलेशन मॉडल अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर टू क्लियरली डिस्क्राइब द सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स एंड रोल्स, है ना। रूल्स यानी कि हमारे जो नियम है, और रोल क्या है? रोल क्या है? हमारी जो भूमिका है ना। रोल क्या है? हमारी भूमिका। ठीक है,
so that student can actively and effectively participate in the simulated activity। ठीक है, तो हमारा जो लर्नर होता है उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सिमुलेशन इज द मेथड ऑफ टीचिंग एंड फीडबैक इन विच लर्नर प्रैक्टिस डिफरेंट टास्क और प्रोसीजर। तो आपको पता ही होगा सिमुलेशन मॉडल में हमारा जो टीचर होता है उसका जो रोल होता है फैसिलिटेटर का होता है। ठीक है, फैसिलिटेटर का होता है। तो हमारे जो सिमुलेशन मॉडल है, सिमुलेशन मॉडल के थ्रू जैसे हम अगर बताएं आपको सिमुलेशन मॉडल, आप माइक्रो टीचिंग को कह सकते हैं। अगर हम लर्निंग से जोड़ करके देखें तो माइक्रो टीचिंग में जो हमारा रोल होता है, हमारे जो शिक्षक का रोल होता है वो क्या होता है, एक फीडबैक प्रोवाइड करना कि हमें कहाँ सुधार करने की जरूरत है। सिमुलेशन में हम कभी हम टीचर बनते हैं और कभी हम लर्नर बनते हैं। तो हमारे जो साथ में जो हमारे पीपल टीचर्स होते हैं तो वहां पे हमारी सिमुलेटेड टीचिंग होती है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे सिमुलेटेड टीचिंग में हमें फीडबैक मिलता है। तो फीडबैक देने वाले हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं, हमारे पीयर्स भी हो सकते हैं, जो हमारे ऑब्जर्वर्स बैठाए होते हैं हम क्लासरूम में वो भी हो सकते हैं, और एक्टर पेशेंट्स भी हो सकते हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग पहले होती थी, वीडियो रिकॉर्डिंग अब नहीं होती है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग, बाकी और कुछ जो हमारी सिमुलेटेड प्रैक्टिस हो सकती है, काफी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में होती होंगी वीडियो रिकॉर्डिंग। अगर हम माइक्रो टीचिंग का अगर हम माइक्रो टीचिंग का एग्जाम्पल लेते हैं तो वहां पर अब वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती है। ठीक है, तो लर्नर जो है अपनी स्किल्स को और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाते हैं जब उनको फीडबैक मिलता है इन सभी से। चलिए, अरेंज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी के स्टेप्स हैं आपके सामने, मतलब 5 स्टेप है पूरे। ठीक है, यहाँ से आपको बताना है कि क्या करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर होने वाला है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, चलिए फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन हमारी जो क्लास है आज लगभग आधे घंटे की रहेगी, तो लगभग हम 10 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। 2025 में आए हुए क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, 2025 में जून में जो 2025 में पेपर हुए हैं उसके हम टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, और इनके रिपीट होने की संभावना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इन सभी को आप प्रश्नों को करके जाना, और ये श्रृंखला हमारी चलने ही वाली है। तो डेली हमारी क्लास में जुड़ा करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए करिए, सेशन को लाइक कर दीजिए करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि सेशन में जरूर से जुड़ा करें। ठीक है, जनरेट मैनी पॉसिबल सॉल्यूशन, डिटरमाइन हाउ टू इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन एंड इवेलुएट द सक्सेस ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये सबसे बाद में आएगा। मेकिंग अ डिसीजन, है ना, इवेलुएट ईच सॉल्यूशन और डिफाइन द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम किसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी को हम डेवलप कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे, है ना, सबसे पहले हम किसको देखेंगे भाई, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को। ठीक है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है सबसे पहले हमें, है ना। प्रॉब्लम डिफाइन करी है हमने तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाता है। लो जी, लो, ये आ गया हमारा। अगर हमने ई ऑप्शन को सबसे पहले रखा है, ई ऑप्शन को अगर हमने सबसे पहले रख लिया है तो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम से ही हमारा आंसर निकल आया, बाकी किसी भी ऑप्शन में ई ऑप्शन पहले नहीं। लेकिन एक बार क्रॉस चेक करेंगे कहीं हम गलत तो नहीं है। जनरेट मैनी पॉसिबल सॉल्यूशन, तो बिल्कुल ठीक है भाई, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में आएगा, जनरेट करेंगे हम मैनी पॉसिबल सॉल्यूशन, क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, कोई समस्या हमारे सामने है तो उसकी स्ट्रेटेजी को अगर हमें फॉलो करना होता है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को ही डिफाइन करते हैं। प्रॉब्लम को हमने डिफाइन कर लिया, उसके बाद हम जनरेट करेंगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद हम इवेलुएट करेंगे हर एक सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशन आ गए हैं, उसके बाद हम थर्ड ऑप्शन, यानी कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, डी ऑप्शन होगा थर्ड नंबर पे, इवेलुएट ईच सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेकिंग अ डिसीजन। हम एक डिसीजन मेक करेंगे उन सॉल्यूशन के आधार पर, जब हमने इवेलुएट कर लिए हैं अपने सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस के आधार पर हम इवेलुएट करके एक डिसीजन मेकिंग करेंगे, है ना, कि हमें कौन सा पॉसिबल हमें सॉल्यूशन ऐसा लग रहा है जो सबसे बेस्ट होगा, सबसे कम समय जिसमें लगेगा और सबसे इफेक्टिव जो मेथड होगा हम उसको ही यूज करते हैं। और फिर डिटरमाइन करते हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन एंड इवेलुएट द सक्सेस ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में भी आपको दिखाया जाएगा, जो लोग भी हिंदी से हैं तो वो बिल्कुल नहीं घबराएंगे, तो हिंदी में भी आपको क्वेश्चन जो है दिखाया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही। कई संभावित समाधान उत्पन्न करें, निर्धारित करें कि समाधान को कैसे लागू किया जाए, निर्णय ले, प्रत्येक समाधान का मूल्यांकन करें और समस्या को परिभाषित करें। तो सबसे पहले हम समस्या को ही परिभाषित करेंगे।
उसके बाद हम ऑप्शन कई संभावित समाधान उत्पन्न करेंगे, उसके बाद हमें प्रत्येक समाधान का हम मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे और सबसे बाद में हम जो सॉल्यूशन हमने अप्लाई करना है उसको लागू करेंगे और समाधान की हम सफलता का मूल्यांकन करेंगे सबसे लास्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन का सही आंसर। अगर किसी को भी डाउट है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, हम चैनल कह लीजिए, आप ग्रुप कह लीजिए, तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस सॉल्यूशन के सहित आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जो लोग एजुकेशन सब्जेक्ट्स हैं वो मेरे साथ जरूर से जुड़े रहेंगे। पेपर 1 की भी तैयारी होगी और पेपर 2 की भी तैयारी होगी। तो बेफिक्र होकर के चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, बाकी देखते हैं। लर्निंग फॉर ऑल एम्प्लॉइज, हम अगर कहते हैं लर्निंग फॉर ऑल तो उसका क्या मतलब होता है, उससे क्या तात्पर्य होता है? क्या उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं? क्या उसको इक्विटेबल एजुकेशन कहते हैं? क्या उसको इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन कहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन कहते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड लर्निंग? एजुकेशन फॉर ऑल, ये वर्ड दिया हुआ है एजुकेशन फॉर ऑल, है ना? क्या मीनिंग होने वाला है इसका, बताइए फटाफट से। एजुकेटेड गैस लगाएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, है ना? इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन होगा। ठीक है, ए और बी है यहाँ पर, ए और बी ये रहा। ठीक है, ए और बी ये रहा। डी, डी यानी कि क्वालिटी एजुकेशन। चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट होगा? क्या ए बी डी होगा या फिर ओनली सी ऑप्शन होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इंक्लूसिव एजुकेशन है, इक्विटेबल एजुकेशन है, जबकि ऑप्शन सी में हमारा इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, ये दोनों ही शब्द दिए गए। और हमारी अगर हम बात करते हैं लर्निंग फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, जो कि हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है हम स्टूडेंट्स को इक्विटी और इक्वालिटी दोनों दे रहे हैं, है ना? इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी ओनली यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए बी डी आंसर नहीं होगा। जो लोग एजुकेटेड गैस लगा रहे थे वो लगभग लगभग सही थे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन से कोई मतलब नहीं होता है। जो सही वर्ड है लर्निंग फॉर ऑल के साथ में, जो सही वर्ड है वो होता है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड लर्निंग हमारा किसको कहते हैं? हम सेग्रीगेटेड एजुकेशन को कहते हैं या फिर स्पेशल एजुकेशन को कहते हैं। ठीक है, सभी के लिए सीखने से तात्पर्य होता है हमारी समावेशी और न्याय संगत शिक्षा, ताकि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। तो लर्निंग फॉर ऑल इज एसोसिएटेड विद द इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन। इट एम्फसाइज प्रोवाइडिंग इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। देखिएगा, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है हम इक्वालिटी और इक्विटी दोनों ही दे रहे हैं, समता और समानता का अधिकार हम दे रहे हैं सभी को, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड, कि उनका सामाजिक जो बैकग्राउंड है वो क्या है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उनका जेंडर क्या है, वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। जैसे कि हमारा एनईपी 2020 ने भी जेंडर इंक्लूजन फंड की बात करी है, जिसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को और गर्ल्स एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की बात करी। ठीक है, तो आपने अगर एनईपी 2020 पढ़ी है तो उसके क्वेश्चंस भी मैं लेकर के आऊंगी। पेपर 2 और पेपर 1 के आधार पर मैं एनईपी 2020 के सारे क्वेश्चंस जो है ढूंढ करके लाऊंगी। आपको पेपर से पहले वो सेशन जरूर से देखना है। जब तक पेपर होगा तब तक मैं सारा कुछ जो आपका कवर करा दूंगी, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब कवर कर लेंगे। द concept aims to create a supportive learning environment in which all students feel included and valued while their unique learning needs are properly addressed. It also involve adapting teaching strategy, है ना, जिसमें हमारी असिस्टिव एंड एडेप्टिव डिवाइसेस का यूज किया जाता है करिकुलम में, क्लासरूम कंडीशंस में, हर जगह पर हमारे हर एक स्टूडेंट का ध्यान रखा जाता है। और लर्निंग फॉर ऑल में एक शब्द और याद रखिएगा आप, वन करिकुलम फॉर ऑल होता है वहां पर, वन करिकुलम फॉर ऑल, ना कि सेम करिकुलम फॉर ऑल। वन करिकुलम फॉर ऑल, यहाँ पर एक कीवर्ड और याद रखिएगा। ठीक है, इसमें हम एवरी लर्नर का एक्टिवली पार्टिसिपेट और हम चाहते हैं कि वो अचीव करें सक्सेस। ठीक है,
तो हमारा जो सेशन है आज तक के लिए यहीं तक रहेगा। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा सेशन को। आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सेशन से जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले जो सेशंस हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आई एम नेहा गोयल, योर यूजीसी नेट मेंटोर, और आप मेरे साथ पढ़ते हैं पेपर 2 एजुकेशन, जिसकी आपको काफी सारी क्लासेस जो है मिल जाएंगे। तो चैनल में विजिट करेंगे तो आपको काफी सारा कुछ वहां पर मिल जाएगा। तो आपको आगे भी टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं क्लासेस लेकर आने वाली हूँ, कम्युनिकेशन की क्लासेस लेकर आने वाली हूँ, तो सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। आप सेशन से बस जुड़े रहिएगा। सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा चैनल को, और अपना सपोर्ट करते रहिएगा। नमस्ते एवरीवन, गुड आफ्टरनून।